नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो 5 का पंच में आपका स्वागत है। और यहां हम आपको आज की 5 सबसे बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। मैं आपको बताऊंगा पार्टी अध्यक्ष बनते नितिन नवीन के बड़े फैसले। मैं आज आपको बताऊंगा नीतीश की यात्रा में सौगातों का कितना होगा असर और नीतीश का आखिर मकसद क्या है। मैं आज बताऊंगी पटना हाईकोर्ट ने कैसे शराबबंदी कानून के खराब क्रियान्वयन पर सख्त टिप्पणी करते हुए एक ही दिन में 463 आरोपियों को जमानत देकर नया रिकॉर्ड बनाया। आज मैं आपको बताऊंगी मोकामा के छोटे सरकार यानी अनंत सिंह को मिली राहत के बारे में। 5 के पंच के आखिर में बात गर्ल्स हॉस्टल मामले की। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कमान संभालते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में चली करीब 8 घंटे लंबी बैठक में उन्होंने टीम बीजेपी को आने वाले 5 राज्यों के चुनाव के लिए जीत का मंत्र दिया। साथ ही विधानसभा चुनाव की पूरी रणनीति पेश की। इस बैठक में पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और तमाम चुनाव प्रभारी मौजूद रहे। नितिन नवीन ने हर राज्यों के प्रतिनिधि से चुनावी तैयारियों को लेकर अलग से रिपोर्ट ली और संगठन की मजबूती के लिए अलग से जीत का मंत्र दिया। पार्टी अध्यक्ष का पूरा फोकस इस बात पर रहा कि चुनाव से पहले बूथ स्तर तक संगठन को और मजबूत कैसे किया जाए। इस मीटिंग में नितिन नवीन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता से बाहर है वहां लगातार संघर्ष और मेहनत से सरकार बनानी है। वहीं जहां पार्टी सत्ता में है वहां संगठन को और सशक्त करना हमारी जिम्मेदारी होगी। साथ ही पार्टी नेताओं को साफ साफ कह दिया कि संगठनात्मक अभियानों को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखा जाए बल्कि जमीन पर उतारा जाए। आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का पहला बड़ा दौरा पश्चिम बंगाल का होगा, जहां वो 27 और 28 जनवरी को कार्यकर्ताओं और सीनियर नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान पहली बार बंगाल में कमल खिलाने पर उनका पूरा फोकस होगा। यानी नितिन नवीन ने एक्शन की शुरुआत कर दी है और विरोधी पार्टियों को क्लियर मैसेज दे दिया है कि वो रुकने वाले नहीं हैं। अब बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, क्योंकि इस वक्त समृद्धि यात्रा बिहार में चल रही है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान सिवान में अपने संबोधन में 2005 से अब तक बिहार में हुए विकास कार्यों और बदलावों को गिनाया। उन्होंने कहा कि 2005 में सरकार बनने के बाद से लगातार विकास के लिए काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 2005 से पहले बिहार में हालात बेहद खराब थे और लोग शाम के बाद घर से निकलने से डरते थे, जबकि अब राज्य में डर और भय का कोई माहौल ही नहीं है। लेकिन नीतीश ऐसा क्यों कह रहे हैं और नीतीश की समृद्धि यात्रा के मायने आप जानते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं, क्योंकि इसी यात्रा से जेडीयू के हौसले बुलंद है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी यात्राओं का गहरा नाता है। अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर नीतीश कुमार को यात्राओं और जनसंपर्क अभियानों पर इतना अटूट भरोसा क्यों रहता है। दरअसल ये भरोसा किसी संयोग का परिणाम नहीं बल्कि ऐतिहासिक जीत के अनुभवों पर ही आधारित है। नीतीश कुमार के यात्रा ट्रेन की शुरुआत फरवरी 2005 के घटनाक्रम से हुई थी, जब बिहार में त्रिशंकु विधानसभा बनी और बाद में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो नीतीश ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया। उन्होंने जनता के बीच जाने के लिए न्याय यात्रा निकाली। इस यात्रा ने जादुई असर दिखाया और उसके बाद हुए चुनाव में नीतीश समर्थित एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। नीतीश कुमार का मानना है कि बंद कमरों में बैठकर राजनीति की नब्ज नहीं पहचानी जा सकती। यात्राओं का दूसरा बड़ा कारण यह है कि इसके जरिए उन्हें जमीनी हकीकत का पता चलता है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि बिना लोगों के बीच गए ये समझना मुश्किल है कि सरकार के प्रति कहां समर्थन है, कहां आक्रोश। और हमेशा से इसलिए जेडीयू मजबूत हुई है और उनका जनता से जुड़ाव रहा है, जिसको जेडीयू अच्छे से जानती है। पटना हाईकोर्ट से आज एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने न सिर्फ बिहार की शराबबंदी नीति की हकीकत उजागर कर दी है बल्कि सिस्टम की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। यह कोई सामान्य आदेश नहीं बल्कि न्यायपालिका की तरफ से एक कड़ा संदेश है, व्यवस्था को लेकर, कानून के क्रियान्वयन को लेकर और आम लोगों की आजादी को भी लेकर के। पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रुद्र प्रकाश मिश्रा की एकल पीठ ने शराब से जुड़े कुल 508 मामलों की एक साथ सुनवाई करते हुए 463 से अधिक लोगों को नियमित और अग्रिम जमानत दे दी है।
यह अपने आप में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। इससे पहले एक दिन में सबसे ज्यादा करीब 300 मामलों में जमानत दी गई थी, लेकिन इस बार अदालत ने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। कोर्ट ने बेहद साफ शब्दों में कहा कि शराबबंदी कानून का जमीनी स्तर पर खराब और अव्यवस्थित क्रियान्वयन ही अदालतों में बढ़ते मामलों और जेलों में बढ़ती भीड़ का सबसे बड़ी वजह है। न्यायमूर्ति मिश्रा ने मौखिक टिप्पणी में कहा है कि बेहद कम मात्रा में शराब की बरामदगी के बावजूद लोगों को महीनों तक जेल में बंद रखा जा रहा है, जो न केवल चिंताजनक है बल्कि न्याय में मूल सिद्धांतों के भी खिलाफ है। अदालत ने इस दौरान ये भी माना कि ऐसे मामलों की वजह से न्यायपालिका पर अनावश्यक बोझ बढ़ रहा है। छोटे मामूली मामलों में गिरफ्तारी, जेल और फिर जमानत की लंबी प्रक्रिया चलती है। ये सब सिस्टम की विफलता को दर्शाता है, न कि कानून की सफलता को। हालांकि यह पूरी प्रक्रिया में अदालत ने सरकारी वकीलों और सहायक लोक अभियोजकों की जमकर तारीफ भी की। रेणु कुमारी, वीणा कुमारी, नित्यानंद मिश्रा समेत कई एपीपी ने तेजी से मामलों की जानकारी कोर्ट के सामने रखी। आरोपियों का आपराधिक इतिहास, जेल में बिताया गया समय और केस की प्रकृति को भी रखा। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष के इस सहयोग की वजह से इन मामलों का निपटारा तूफानी गति से संभव हो पाया। सबसे अहम बात, कोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि शराबबंदी कानून में जेल भेजने के मानकों की गंभीर समीक्षा होनी चाहिए। मामूली बरामदगी पर लोगों की जिंदगी बर्बाद करना तो न्याय संगत है और न ही व्यवहारिक। ये फैसला सिर्फ 463 लोगों की रिहाई की नहीं है, यह एक चेतावनी है कि कानून सख्त हो सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल विवेकपूर्ण और संतुलित होना चाहिए, वरना बोझ जनता भी उठाएगी और न्यायपालिका भी। खबरों में अब बात मोकामा से विधायक अनंत सिंह की। विधायक अनंत सिंह को एक बड़े केस में राहत मिल गई है। उन्हें पटना की स्पेशल कोर्ट ने 22 जनवरी को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस या बचाव पक्ष के पास इस केस के कोई मजबूत सबूत नहीं थे, इसलिए दोनों को निर्दोष मानकर छोड़ दिया गया है। ये मामला 2014 का है, जो 11 साल तक कोर्ट में चला था। आपको बता दें, पटना के श्री कृष्णपुरी इलाके में एक बिल्डर राघवेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस में शिकायत की। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह के करीबी बंटू सिंह और कुछ लोग उनके घर में घुसे। उन्होंने धमकी दी कि अनंत सिंह को 10 करोड़ रुपए देने होंगे, नहीं तो बुरा होगा। जिसके बाद पुलिस ने अनंत सिंह को मुख्य आरोपी बनाकर केस दर्ज किया और चार्जशीट भी दाखिल की, लेकिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान सबूत बहुत कमजोर निकले। जांच करने वाले अधिकारी के अलावा कोई भी गवाह कोर्ट में नहीं आया। कोई ठोस कागज या वीडियो भी नहीं था जो ये साबित करे कि अनंत सिंह ने सच में रंगदारी मांगी थी। इसलिए जज ने कहा, बिना सबूत के किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। फैसला सुनते ही अनंत सिंह के समर्थक खुशी से नाच उठे और बोले, सच की जीत हुई है। हालांकि अभी भी अनंत सिंह जेल में ही है, लेकिन ये उनके लिए एक अच्छी खबर है। पटना के गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा के साथ हुई दरिंदगी, फिर उसकी संदिग्ध मौत के मामले ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। छात्रा जहानाबाद की रहने वाली थी, जिसके चलते पुलिस की जांच का दायरा पटना से जहानाबाद तक फैल चुका है। इस बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने राज्य के गर्ल्स हॉस्टल्स में रहने वाली छात्राओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। पप्पू यादव ने बिहार के कई हॉस्टलों में रह रही छात्राओं के लिए खास हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपील की है कि लड़कियां किसी भी विपरीत परिस्थितियों में घबराएं नहीं और फौरन इन नंबरों पर संपर्क करें। उन्होंने 2 नंबर जारी किए हैं। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पटना और बिहार के सभी गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली बेटियों के लिए एक विनम्र और अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना। यदि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी, असहजता, भय या शोषण का सामना करना पड़ रहा हो या आपको शैक्षणिक एवं आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो, तो बिना किसी संकोच के तुरंत हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। याद रखें, आप अकेली नहीं हैं, हम हर कदम पर आपके साथ हैं। हेल्पलाइन नंबर है 6207084398। एक और दूसरा नंबर भी है 9534549311। शंभू गर्ल्स हॉस्टल मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन तो कर दिया गया, लेकिन अब तक मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। पप्पू यादव ने सरकार और प्रशासन को घेरते हुए कहा कि कई हॉस्टल बिना किसी नियम कानून के चल रहे हैं, जहां बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने तीखे लहजे में सवाल किया है कि आखिर
अब तक इससे संबंधित थाना प्रभारी को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? बिना गहन जांच के नतीजे पर पहुंचने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई ना होना एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है। आपको बता दें कि इस मामले पर खुद गृह मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि इस मामले के जितने भी साजिशकर्ता हैं, आरोपी हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अब तक पुलिस की जांच में जो भी सबूत जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन विपक्ष लगातार इस पर अपनी सियासी रोटी सेकने की बात कर रहा है। और पप्पू यादव ने जिस तरह से हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, ये एक सराहनीय कदम जरूर है, लेकिन इसके साथ इसके पीछे सियासत की भी बू आ रही है। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।